कम से कम अभी तक तो मैं नेगेटिव उल्टा होते हुए नहीं देखा हूँ। नहीं, मैं भी जब से आया तब से नहीं देखी। गुड मॉर्निंग सर, सबको गुड मॉर्निंग अगेन। फिर से थोड़ा खुला फिर डाउन पैटर्न धौरनी गुड मॉर्निंग। चलो सर, आज लेट हो गया थोड़ा स्टार्ट करते करते। अरे ये सब ऑफलाइन में ना, मार्केट बांग्लादेश ऐसा ऐसा बातें चल रहा है कि ठीक है कि मैं क्या स्टार्ट करूं। স্যার বাংলাদেশ চলছে। बांग्लादेश बांग्लादेश मार्केट जापान अमेरिका सब चल रहा है। স্যার বাংলাদেশ কি কোনো এফেক্ট পড়ছে কি এর জন্য মার্কেটে? ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট কিছু নেই, তবে হতে পারে আমি বোঝাচ্ছি। বোঝাচ্ছি आज का मार्केट का डिस्कशन कैंडल पे कितना होगा मुझे नहीं पता, बट आज का मार्केट डिस्कशन मेनली, ठीक है, एक्चुअली ये कैंडल का क्लास है, टेक्निकल क्लासेस है, टेक्निकल चर्चा होगा बीच बीच में, लेकिन मेन डिस्कशन पॉइंट अब यही रहेगा कि ये जो रिसेंट मार्केट में जो एक डर का माहौल पैदा हुआ था, जो डराया भी था, जोर का डराया था, लेकिन अचानक से डर कम कैसे हो गया। ठीक है, दो रीजन एक साथ काम किया। ऐसे तो ग्रुप में डिस्कशन सब कुछ टाइम टू टाइम हुआ है, पर फिर भी एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सेप्ट में डिस्कशन होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा सिचुएशंस हो सकता है, आगे जाके भी हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादा खुश भी मत हो जाओ और ज्यादा दुखी भी मत हो जाओ, बस ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड एंड अलर्ट रहने का कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत वाइटल है, प्लीज अगला 1 घंटा फोकसफुली रहो। मार्केट देखते रहो, मैं मार्केट देखने में मना नहीं करता, मैं खुद भी देखता रहता हूं। फायदा नहीं, मार्केट तो दिख ही रही है। ठीक है, गिर कहाँ रहा है, उठा तो है, उठ के फिर से तो सब नीचे आने लगा। वो ठीक है, करेक्शन वो चलेगा, वो चलेगा। चलो আরেকটা ইস্যু আছে স্যার, ওয়াল পার্টির বৈঠক আছে না পিওমতে 10টা থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে ব্যাংকের বৈঠক আছে, आरबीआई तो आरबीआई का आज मीटिंग है, आज कल परसों। क्या डिक्लेरेशन आज होगा मॉनेटरी पॉलिसी का? अरे না डिक्लेरेशन এই মানে না, এই যে বাংলাদেশ ইস্যুটা নিয়ে 10টার সময় পিএমতে ওয়াল পার্টির বৈঠক। अच्छा अच्छा, बांग्लादेश इशू लेके बैठक है सर गवर्नमेंट का, लेकिन आज आरबीआई का भी पॉलिसी मीटिंग चालू हो रहा है। এই বাংলাদেশ आरबीआई का पॉलिसी मीटिंग भी चालू हो रहा है सर, आरबीआई का वो भी है, और बांग्लादेश का जो कॉन्सेप्ट है वो तो रहेगा, अजीत डोभाल के साथ मीटिंग है। अच्छा चलो, थोड़ा सा मार्केट अपडेट ले लेता हूँ और सीधा पॉइंट पे आता हूँ। चलो ध्यान दो सर, ऐसे ही हम लोग थोड़ा लेट है आज। देखो सर, मार्केट लास्ट कुछ दिनों से क्या रूप दिखाया। ठीक है, ये मार्केट है, इसमें अगर थोड़ा सा सो जाओगे ना तो मार्केट आपको सुला देगा। ये सोने का जगह नहीं है, अगर किसी को सोना है ज्यादा तो वो सो जाएगा सर, और हमारा पैसा लगा के इंडियन मार्केट इज बूमिंग। ठीक है, ठीक है, फिर ऐसे डूबता है वो, फिर सो गया। ये अलर्ट लोगों का जगह है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाओगे ना मुश्किल में फंस जाओगे सर। अच्छा देखो, तो पॉइंट कुछ ऐसा है कि लगातार धड़ाधड़ मार्केट का ये जो गैप डाउन देना, ये कल का मार्केट है, इसको मैं डे में करता हूँ। अगर डे वाइज भी देखा जाए तो सिचुएशंस कुछ ऐसा रहा। यहाँ लास्ट में एक क्या बना सर, डे चार्ट में दिखा रहा हूँ, लास्ट में एक स्पिनिंग टॉप। ठीक है, मैंने लगातार अपवर्ड मूवमेंट के बाद एक स्पिनिंग टॉप, और स्पिनिंग टॉप मैंने इंडिसीजन कैंडल, और इंडिसीजन कैंडल के बाद डे चार्ट में धड़ाक से गैप डाउन। ये कब हुआ है, ये आपका डेट क्या है, ये 1 अगस्त का था, मैंने एक्चुअली फ्राइडे का था। ठीक है, फिर मंडे को 2 अगस्त को, 2 अगस्त को नहीं, आई थिंक ये थर्सडे को था, ये थर्सडे है, 1 अगस्त थर्सडे था, 2 अगस्त फ्राइडे था, और फिर 5 तारीख। तो 1 अगस्त को ऑलरेडी स्पिनिंग टॉप बना था, 2 अगस्त को मार्केट में एक गैप डाउन देके वो हल्का निशाना दे ही दिया था कि कुछ तो होने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ्राइडे वाला दिन भी एक चेतावनी था मार्केट में कि कुछ तो हो रहा है। ठीक है, उसने ऑलरेडी यहीं पर वो थम के ना समझा रहा था कि देयर इज समथिंग जो चिंताजनक है। ठीक है, ये बेसिकली कौन किसका चिंता है सर, मार्केट में जो मेन प्लेयर्स है ना उनका चिंता है, स्पेशली एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिसके कारण ये मार्केट एक्चुअली धक्का लगा है। डीआईआई को प्रॉब्लम नहीं हुआ है, डीआईआई उल्टा परचेज किया है, डीआईआई को चिंता जरूर है, लेकिन मार्केट का मेन मूवर कौन है वी ऑल नो दैट। डीआईआई का क्या है कि डीआईआई मार्केट को गिरने से रोकता है,
मैंने DIA इज लाइक कि सपोर्ट करता है वो नीचे से, बट FII है जो एक्चुअली इंडियन मार्केट का जो करंट ओवर वैल्यूएशन है। हाँ बोलो सर। कल तो गिरा ही था, DIA तो बचा नहीं पाया। बचा नहीं पाया, लेकिन और मरते सर, ये तो कुछ भी नहीं है। कल जब 10,000 करोड़ का FII का सेलिंग रहा ना, वैसे मूवमेंट में 9,000 करोड़ का बाइंग भी इनका रहा है, तभी जाके मार्केट 24,000 में देखे हो तुम। अगर अगर तुम DII को भी सेल करते हुए देखते, ठीक है, दोनों साइड में, तब ये 22,000 में जाने से इसको कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा होने वाला था आज, ऐसा ही कुछ होने वाला था आज। इवन DII भी बहुत चिंता में पड़ गया था। कल पूर्णिमा तुम्हारे साथ जब रात को मैं बात कर रहा था 9:30 बजे के आसपास, उस टाइम पे मार्केट सिचुएशंस बहुत टेंस था। इवन रात 12:30-1 तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं था, लेकिन ये पूरा सिनेरियो बदला सुबह 7 बजे। बिकॉज जापान मार्केट, आज बहुत सारा सिचुएशन समझाना है, प्लीज मेरे को बोलने दो और आप लोग सुनो, बीच बीच में मैं क्वेश्चन लेता जाऊंगा कि हुआ क्या है, सिचुएशंस को समझना जरूरी है। 3-4 इकोनॉमिक ग्लोबल फैक्टर्स पूरा मार्केट को हिला के रखा है, उसमें सबसे 2 बड़ा मैटर है। अच्छा, और एक चीज देखो, आज मार्केट, आज नहीं, फ्राइडे के बाद मंडे को जब मार्केट खुला, पूरा गैप डाउन देखे, और देखो अभी एक हरामी पैटर्न बना रहा है। देख पा रहे हो सर? मैंने माँ के पेट में जैसे बच्चा का जन्म हो रहा है, बच्चा भी छोटा है ना, फिटनेस अभी छोटा है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर मार्केट में फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। अच्छा, मार्केट वापस 24,200 में चला गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक रिकवरी तो मिला है, जो लगातार धड़ाधड़ जो नेगेटिव मोमेंटम था उसमें एक रोक लगा है, ठीक है। अब इसके पीछे सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, ऑर्गेनाइजली पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से समझना जरूरी है कि सर ये डाउनफॉल के पीछे का रीजन क्या था। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं आवरली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। ये लगातार डाउनफॉल के पीछे का रीजन क्या था सर? इसके पीछे 2 रीजन मेनली है, ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए 3 रीजन अभी हो सकता है, बट देयर इज मेनली 2 रीजन बिहाइंड दिस डाउनफॉल। 500 पॉइंट में मार्केट गिरा था, हाँ 500 पॉइंट्स में, ऐसे आप लोग जानते हो, बट फिर भी मुझे इस चीज के बारे में बोलना जरूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना अंदर के एनालिसिस भी देना पड़ेगा। आप लोग जानते हो, क्या जानते हो आप लोग इतना जरूर सुने होंगे कि जापान में एक प्रॉब्लम हुआ। जापान और अमेरिका, यहाँ पर 2 इंटरनेशनल इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। वन इज जापान, दूसरा है USA। मजा का बात है कि दोनों ही G10 का मेंबर है। ग्लोबल 10 माने वर्ल्ड का टॉप जो 10 कंट्रीज हैं डेवलप नेशंस, उनमें से ये तो सबसे टॉप में है USA, और जापान भी वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है और सबसे स्ट्रेंथन इकोनॉमी में से एक है, ठीक है, जिसका इकोनॉमी काफी स्टेबल माना जाता है और बहुत ही पावरफुल इकोनॉमी। तो यहाँ पर जापान ने एक्चुअली इंटरेस्ट रेट में एक बहुत बड़ा चेंजेस किया है। इंटरेस्ट रेट माने जैसे हमारे इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट रेट रेपो जैसे अभी फिर से मीटिंग होने वाला है, वैसा ही एक कॉन्सेप्ट जो जापान का इंटरेस्ट रेट में हुआ, और वो भी 17 years लेटर। शायद आप लोगों में से किसी किसी का एज भी नहीं होगा 17, सबका हो गया है, ठीक है। 17 साल बाद इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है। 17 साल में एक कंट्री अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं किया, फिर भी इकोनॉमी स्टेबल है। कुछ समझ पा रहे हो? इंडिया में तो 1-2 साल छोड़ छोड़ के कुछ ना कुछ करना पड़ता है, नहीं तो इकोनॉमी कंट्रोल में नहीं रहता। पॉपुलेशन ज्यादा ना सर, पॉपुलेशन के साथ साथ उनका इकोनॉमी काफी बैलेंस इसलिए है बिकॉज सब साथ टेक्नोलॉजिकली काफी डेवलप कंट्री है, नॉलेजेबल है, हमारे जैसा मूर्खों का संख्या कम है, ठीक है, जाति धर्म में बांटते नहीं है अपने आप को, ठीक है, समझ रहे सर? और कॉलोनी नहीं था किसी का, सबसे बड़ा यही है। ब्रिटिश का चमचागिरी करते हैं ना हम लोग, आज भी करते हैं। आज इंडिपेंडेंट इंडिया में भी हम लोग ब्रिटिश का चमचागिरी करना बंद नहीं किया। ब्रिटिश तो चले गए पर उनका चमचा आज भी रह गया। आज भी अगर हमारे देश में कोई इंग्लिश में बात ठीक से नहीं करता है, हम उनको आज भी छोटे नजर से देखते हैं। तो जब तक ये चमचागिरी मेंटेलिटी नहीं जाता है ना, तब तक इस देश का कुछ नहीं होगा। जापान इतना डेवलप नेशन है, क्या चमचागिरी करके नेशन बना है? ठीक है, ये भारतीय का प्रॉब्लम है। जब तक ये चमचागिरी बेसिकली देखो,
एक देश महान तभी बनता है, ये चीज तो तुम जान लो, जो अपने कल्चर पे प्राउड करेगा, जो अपने नेचर पे प्राउड करेगा, अपने हर चीज पे प्राउड करना चाहिए और दूसरों से जरूर सीखना चाहिए, लेकिन अपने आप को बात बात में दूसरे से कमजोर मानना, दूसरे का थाली में घी ज्यादा है, अपने थाली में घी कम है, ये सबको नजर आता है ना। ये सब से जब तक हम लोग महान नहीं, बांग्लादेश में क्यों क्राइसिस है, अभी बात हो रहा था। बांग्लादेश का प्रॉब्लम बहुत कुछ हो सकता है, बट मेन प्रॉब्लम है आइडेंटिटी क्राइसिस। उनको खुद ही नहीं पता वो कौन है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस। दे डोंट हैव, माने उनका भी वो सब जड़ से कटा हुआ है ना, वो तो धर्म के नाम पे देश लिया है, उनको क्या पता कि वो कौन है, वो तो भूल ही गया उसका जड़ क्या है। तो जो देश जड़ से कनेक्टेड नहीं होगा वो देश का हालत खराब। अभी मैं बांग्लादेश में नहीं जाना चाहता, मैं जापान में ही रहना चाहता, क्योंकि जापान और अमेरिका ये दोनों कारण हैं जिसके कारण ये मार्केट बढ़ा है। बांग्लादेश में चाहूंगा ना तो अलग पॉइंट में डिस्कशन हो जाएगा। बांग्लादेश के बारे में बस छोटा सा पॉइंट बोलूंगा लास्ट में, ठीक है। बांग्लादेश एक रीजन बन सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो वो क्यों क्यों बन सकता है उसका प्रोबेबल रीजन मैं आपको बता, ठीक है। अभी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है बांग्लादेश को लेके करेंटली, बट हाँ क्योंकि बांग्लादेश का सिचुएशन बिगड़ रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन क्यों प्रॉब्लम हो सकता है उसका भी रीजन आपको मैं बताऊंगा। बट पहले आप जापान का रीजन जान लो कि क्या प्रॉब्लम हुआ है और वहां से रिकवरी क्यों मिला। ये जो जापान ने इंटरेस्ट रेट कट किया ना, सॉरी कट नहीं, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को कट तो बहुत दिनों से था, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रही है। और यूएस का जो लेबर डिपार्टमेंट है, मैंने एम्प्लॉयमेंट का जो सिनारियो है उसमें एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा गिर गया है, मैंने न्यू एम्प्लॉयमेंट का जो सिनारियो है वो एम्प्लॉयमेंट कट हो गया है। जहां पर कम से कम 2 लाख जॉब क्रिएट करना था एक क्वार्टर में, वहां पर 2 लाख की जगह 1,20,000 की 30,000 जॉब ही क्रिएट कर पाया। मैंने कम से कम 70 to 80,000 अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो गया है। तो जब यूएसए में ये करंट मार्केट का गिरने का सबसे बड़ा रीजन जापान भी है यूएस भी है, दोनों कारण एक साथ जब कॉम्बो होता है ना तभी मार्केट में ऐसे 500 हजार पॉइंट में मार्केट गिरने को दिखता है। और ये मार्केट में सबका क्या है ना, इसको बोलते हैं मार्केट बोलते हैं ब्लड बाथ, है ना, रक्त स्नान, ठीक है। बंगाली में बोले तो इट्स लाइक रक्त स्नान, मैंने खून से नहाना, ठीक है। तो इसलिए कल पूरा लाल दिखे था ना आप लोगों को, चलो इसको मैं लाल बनाता हूँ। ये जो कल मार्केट का पूरा लगातार लाल 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 लाल, ठीक है, लाल सलाम, कम्युनिस्ट वाले बोलते लाल सलाम, ठीक है, खुश हो जाते। कम्युनिस्ट वाले को लाल बड़ा पसंद है ना, जो भी हो। सो पॉइंट इज दैट कि यूएस में जो लेबर डिपार्टमेंट का जो डेटा है, इसमें जो डेटा रिलीज हुआ था वो डेटा कुछ ऐसा बताने का कोशिश कर रहा था कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, लेकिन रिसेंटली यूएस ने सितंबर में रेट कट करने का एक वादा किया था, कंफर्म किया था, जिसके कारण मार्केट में ग्रोथ आया था रिसेंटली। इसके बाद जब सीतारमन जी का बजट के बाद मार्केट गिरा था, देखो हर किसी का कारण समझो, उसके बाद मार्केट में फिर से 24,800 में कैसे क्यों मार्केट आ गया था, 800 क्या 25 छू लिया, 25 पार कर गया था, 25,000 क्रॉस करके, है ना, 100 नहीं गया था, 25,000 क्रॉस नहीं गया था, 0.25 में रह गया था। हाँ तो कल का 2-4 दिन पहले तो गया 25 क्रॉस करके कितना गया था, 25,000 नहीं क्रॉस। आप देखो ना चार्ट कल लिया है 25,070-80 वन के चार्ट में जब पूछ ले यार 25,075 हम बोल रहे तुम देखे सर, नहीं प्रथम झूठ नहीं बोलता है, देखे हाँ हाँ गया था 25,070 25,080, हाँ 75 हम देखे ये उसी दिन का है जिस दिन स्पिनिंग टॉप बना था, बोल रहे 25,080, मैंने 25,100 तक जा सकता था। अरे हाँ हुआ तो उस दिन मेरा एक लॉस नहीं हुआ, हम बोले 25,100 का, आप 25,000 लोग मेरे को कट करने बोल रहे थे वही वाला। 25,200 टारगेट रखे थे यहाँ जाएगा एक्सपायरी के। तो पॉइंट क्या है कि यूएस का जो लेबर का डेटा निकला अनएम्प्लॉयमेंट का, वो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा से ये पता लगता है कि इसका मतलब यूएसए बोल रहा है कि मेरा इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। हेलो, अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग इकोनॉमी क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट घटाता थोड़ी है। इसका मतलब प्रोडक्शन लेवल जिस एक्सपेक्टेशन के साथ है यूएसए में उस एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं है, जिसके कारण रिसेशन का जो प्रॉब्लम यूएसए में चल रहा था, रिसेशन के कारण इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, प्रोडक्शन जब गिरता है, ठीक है,
और लोगों के हाथ में जब पैसा थोड़ा बहुत रह जाता है और प्रोडक्शन कम होने के कारण सप्लाई गिरता है, सप्लाई गिरने के कारण जब मार्केट में वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स होता है और जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो और भी ज्यादा परचेज करता है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाता है। सिंपल एग्जांपल दे सकता हूं, अगर आलू का प्रोडक्शन कम रहेगा और मार्केट में जितना भी लोग हैं अगर सबके हाथ में मोटा मोटी पैसा रहेगा तो सबको ही अगर उसी कम आलू के पीछे भागेगा तो आलू का दाम तो बढ़ेगा। रिसेंटली हमारे लोकल मार्केट में आलू का रेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, है ना? तो इन्फ्लेशन ऐसे ही जब हर एक प्रोडक्ट में, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, जब हर एक प्रोडक्ट में सिमिलर काइंड ऑफ क्राइसिस होता है और लोग उसके पीछे भागते हैं पैसा लेके, तो उसमें एक्चुअली इन्फ्लेशन खत्म होता है। तो रिसेशन एंड इन्फ्लेशन ये दोनों ना कनेक्टेड है। तो अमेरिका में रिसेशन पीरियड जो अमेरिका बोल रहा था वी आर ऑलमोस्ट कंक्लूजन में है, माने रिसेशन खत्म होने को है। तो फिर अमेरिका का जो लेबर डिपार्टमेंट का डेटा है ये क्यों बता रहा है कि भाई इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना कम क्यों है? लेकिन ये तो सर सिचुएशन था, इसके साथ साथ जापान का सिचुएशंस भी आपको बताना पड़ेगा। फिर आज भी फिर आऊंगा कि आज क्या हो गया सर, समझ में आया सर? मैंने बेसिकली अमेरिका बोल रहे कि मैं रिकवर कर रहा हूं, तो रिकवर कर रहे तो भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है फिर? तो फिर आप जो अमेरिका जो रिसेंटली अमेरिका का जो फेड बोला था कि रेट कट करेगा, तो रेट कट क्यों होता है? रेट कट करने के पीछे रीजन होता है कि जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल, माने सॉरी विद इन कंट्रोल हो, है ना? रेट कट करने से क्या होगा, लोगों के हाथ में फिर से पैसा आएगा और पैसा आने पे फिर से मार्केट में पैसा का फ्लो बढ़ेगा। लेकिन तुम तो बोल रहे हो तुम रिसेशन में हो, मंदी में हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं मंदी, माने बाजार खराब है, ठीक है? तो मंदी सिचुएशन से अगर कंप्लीटेड है तो रेट कट करना सही रहेगा क्योंकि मार्केट में एक न्यू डेवलपमेंट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं रेट कट करने से ये चीज होना, लेकिन रिसेशन तो खत्म ही नहीं हुआ है। तो ऐसे हालत में अगर फिर से लोगों के हाथ में पैसा जाएगा और मार्केट में अगेन प्रोडक्शन इज नॉट देयर प्रॉपर्ली, ठीक है, तो फिर लोगों के हाथ में तो पैसा होगा लेकिन प्रोडक्शन फिर से कम रहेगा, तो अल्टीमेटली चीजों का दाम तो फिर से बढ़ जाएगा। समझे? প্রোডাকশন বাড়াবার জন্য बेसिकली इंटरनेशनल मार्केटेर ऊपर डिपेंड করে থাকে। प्रोडक्शन के लिए दो तीन चीजें हैं, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होना चाहिए, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोकल इकोनॉमी बूस्ट होना चाहिए। चाइना मार्केट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अमेरिका के लिए, क्योंकि जहां जहां अमेरिका का मार्केट था वहां वहां चाइना अपना पैर जमा चुका है, ठीक है? मैंने इंटरनेशनली जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट होता था उसका डिमांड में क्राइसिस है। अच्छा, इंटरनेशनली तेल का प्राइस भी बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि अमेरिका में डिमांड क्राइसिस हुआ है, मैंने तेल का सप्लाई में प्रॉब्लम हुआ है, जिसके कारण तेल का रेट में भी डिफरेंस आया है। तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है इंडस्ट्रियल मेटल में, तो जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है जिनका मेन कॉम्पिटिटर चाइना है, ठीक है? इसलिए अमेरिका चाइना से इतना जलते हैं क्योंकि चाइना पूरा अमेरिकन मार्केट को खा रहा है, वो भी कंपेरेटिवली लो प्राइस में प्रोडक्ट देके, समझे? स्पेशली अमेरिका में पहले एशियन मार्केट भी अमेरिका के हाथ में था, अभी एशियन मार्केट, अफ्रीकन मार्केट सब चाइना के हाथ में है। तभी तो सेकंड बेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है? चाइना है। और अगर सिर्फ सेकंड बेस्ट ही नहीं, जिस तरह से स्पीड है उसका, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, भले ही क्वालिटी में थोड़ा नीचे हो लेकिन फिर भी कम प्राइस में दे रहा है, और डेवलपिंग नेशंस के लिए तो सस्ता अच्छा है। तो कहीं ना कहीं चाइना का मार्केट में लीड करना, सभी चीजें अमेरिकन मार्केट को इंपैक्ट किया है, सिर्फ ये अभी नहीं किया है, लास्ट 4-5 सालों में किया है, जो सोच रहा था कि एंड होने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो एक डेटा जो है अमेरिकन, जो कॉन्सेप्ट हम लोग सोच रहे थे कि खत्म हो गया है, बट वो खत्म नहीं हुआ है, जो डेटा लास्ट दिन तक बोला गया था। चाइना का एक ही विकल्प है इंडिया, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, जिसके कारण इंडियन मार्केट में जो ग्रोथ देख रहे हो ना, ये चाइना का सब्स्टिट्यूट के कारण ही देख रहे हो। करंट इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, और ये ओवर वैल्यूड का मेन रीजन है कि इतना फॉरेन का पैसा इंडियन मार्केट में आ रहा है। इसलिए मैं आपको एक डेटा से दिखाऊंगा, NSDL की वेबसाइट में आप लोग भी सर्च कर सकते हो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में जो पैसा लगाते हैं तो किस कंट्री से कितना इन्वेस्टमेंट है। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका का है, लेकिन अमेरिका छोड़ के यूरोपियन मार्केट भी बहुत पैसा डालते हैं इंडियन मार्केट में।
लेकिन उसी लिस्ट में एक वन ऑफ द बिग है जापान। तो चलो मैं आपको कुछ देर तक जापान के बारे में बात करता हूँ कि सर इसमें जापान का क्या सिचुएशन है, ठीक है। और आज का मार्केट फिर से ठीक होने का पीछे मेन रीजन है एशिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, चाइना से भी जापान का इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? ड्यू टू देयर पॉपुलेशन, ड्यू टू देयर कंट्रीज ओवरऑल ग्रोथ क्वालिटी। चाइना बड़ा है, सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे बेस्ट इज जापान। चाइना इज सबसे बिग, लेकिन सबसे बेस्ट कौन है? जापान। तो अभी जापान का लास्ट कुछ 10-15 सालों में जापान का इकोनॉमिक पॉलिसी ना दुनिया के समझ से परे थी। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज में लेके जा रहा हूँ, प्लीज। ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट कल पूरा दिन मार्केट में यही फैला हुआ है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट, ये अपस्टॉक्स ने कल रात को दिया था, तो मैं बोला सुबह में डिस्कस करता हूँ इसको। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में भी पढ़ा, बट अपस्टॉक्स ने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो क्या बोला इस चीज को समझो, ठीक है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है, ठीक है। ये एक्चुअली इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एक कॉन्सेप्ट, इंजीनियरिंग बोल सकते हो आप इसको। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कहना क्या चाहता है। टफ नहीं लगेगा, लेकिन अगर कंसंट्रेशन नहीं करोगे तो टफ लगेगा। टफ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का जब मार्केट गिरता है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग डर जाता है, पैनिक कर जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि पैनिक क्यों होगा? अगर नॉलेज रहेगा तो थोड़ा स्टेबल रहोगे। पैनिक सबको होता है, जैसे मेरे को भी क्या पैनिक नहीं हुआ, मैं भी पैनिक कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि शायद सारा जितना होल्डिंग है, मैंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग जितना है, ऑप्शंस का छोड़ो, कभी लाभ देता है बहुत देता है, कभी लॉस देता है ले लेता है, ऑप्शंस को छोड़ो, लेकिन जो होल्डिंग है मार्केट में, जो 5-7 सालों में होल्ड किए करके बैठे हैं, इकोनॉमी को ग्रो किए हैं, 70-80% का ग्रोथ है ओवरऑल होल्डिंग में, जो लोग लॉन्ग टर्म में है। सो कहीं ना कहीं ये जो होल्डिंग है, ये अगर मानो मार्केट 20,000 में चला जाता, फिर से 20,000 से मार्केट को अगर 21,000 में आना होता, ये कितना चिंता का विषय होगा। मैंने 20,000 से वापस मार्केट 25,000 में आएगा, इसका चांसेस तो बहुत धीरे होगा, स्लो हो जाएगा। तो मेरे को इस डर का कॉन्सेप्ट था कि अगर मार्केट यहाँ से ये 24,000 से अगर और नीचे जाता, मैंने 23,000 क्रॉस करके 20,000 में जाता, तो फिर वो 20 तक भी जा सकता है। मैंने मार्केट अभी पूरा क्रैश करता। ये तो बस आपने देखा कि 500 पॉइंट में गिरा है, अब पूरा क्रैश करके 20 में ले जा सकता, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन इसके पीछे जापान का क्या खेल है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये एक बेसिक कैलकुलेशंस है, इसको बोलते हैं, ये जैसे फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग होता है ना डॉलर के साथ आईएनआर का, वैसे ये कॉन्सेप्ट है येन। जापान का जो करेंसी है इसे येन कहते हैं। प्लीज समझो, मैं नॉर्मली ये समझाना इस क्लास का मेन पार्ट नहीं है, एक्चुअली ये सब फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट का पार्ट है। बट क्या है ना, कल ही हुआ है, अगर मैं इस पे ना बात करूं तो फिर ये मेरे हिसाब से एक माने खराब बात है। भले ही समझ में थोड़ा कम आए फिर भी सुनो, लेकिन ऐसा मैं गारंटी देता हूं समझ में आएगा। येन क्या होता है सर? येन है एक्चुअली करेंसी जापान का, जैसे हमारी इंडिया का रुपीज है, ठीक है, अमेरिका का डॉलर है, और ये येन है। एक्चुअली वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा करेंसी ट्रेडिंग किसके साथ होता है जानते हो? डॉलर के साथ होता है। डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। रीजन इज क्योंकि यूएस डॉलर हर एक कंट्री बने, यूएस डॉलर से मैक्सिमम कंट्री का सेटलमेंट। क्यों? बिकॉज अमेरिका का मैक्सिमम जगह में अपना ग्रिप है। जैसे आज इंडिया का भी वर्ल्ड वाइड एक रुतबा फिर से बन रहा है, तो ऐसे जैसे रिसेंटली रशिया के साथ कुछ ट्रेडिंग में हम लोग आईएनआर में पे किए, आपको पता है? रशिया के साथ जो ऑयल डील हुआ है उसमें हम लोग आईएनआर में सेटलमेंट किया है, मैंने इंडियन रुपीज में। ये बहुत बड़ा बात है इंडियन पर्सपेक्टिव से। मैंने हमारे इंडियन रुपीज वैल्यूएशंस में फिर से अपना जगह बनाया है। तो मैक्सिमम सेटलमेंट होता है डॉलर से, क्योंकि डॉलर वर्ल्ड वाइड बहुत ही एक पॉपुलर करेंसी। ठीक जैसे कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि इंटरनेशनली इंग्लिश क्यों इतना पॉपुलर है, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि जब लास्ट 200 साल में अगर देखा जाए, जस्ट प्रीवियस 200 ईयर्स में ब्रिटिश वर्ल्ड वाइड अपना झंडा फैला है। तो ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, वो ब्रिटिश का ही वो कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि जहां जहां ब्रिटिश अपना जगह बनाया था वो हर जगह में इंग्लिश भाषा पॉपुलर हुआ था, और वही कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है। इसीलिए वर्ल्ड के एक बहुत माने कनेक्टिविटी में इंग्लिश एक पॉपुलर लैंग्वेज हुआ है। लेकिन अमेरिका का सबसे पॉपुलर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग फ्रेंच में बात करते हैं। यूरोप में इंग्लिश में ज्यादा बात नहीं होता है।
लोकल भाषा में। लेकिन इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट के कारण, क्योंकि ब्रिटिश का एशिया में बहुत दिनों तक एक रुतबा था, तो कहीं ना कहीं इसलिए इंग्लिश भाषा पॉपुलर हुआ है। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पर सिंपल समझाने के लिए आपको डॉलर का रुतबा क्यों इतना ज्यादा है, जस्ट इस पॉइंट को बताएं ताकि आप लोग कनेक्ट कर लो सिंपल भाषा में, ठीक है। अब ज्यादा इसके अंदर मत पढ़ो कि क्यों डॉलर कहीं होगा, बाकी करेंसी क्या करेंसी नहीं है, अमेरिका से भी बेहतर कंट्री है जो डेवलप है पैसे से, उनका क्यों नहीं है ना। तो अभी वो सब चर्चा में नहीं जाएंगे। तो ये जो इसको ना एक चीज, इस चीज को एक नाम बोलते हैं कैश एंड कैरी ट्रेड। मैं समझाता हूँ आपको। कैरी कैरेंज जिसका नाम दिया है, कैरी कार्नेज, व्हाट इज द येन ट्रेड दैट हैज राउटेड ग्लोबल मार्केट। मैंने एक्चुअली ग्लोबल मार्केट में जो ये डाउनफॉल आप देख रहे हो ना, ये जो हुआ है, ठीक है, इसके पीछे जापान एक बहुत रीजंस बना है। इसके पीछे का रीजंस कुछ ऐसा है, इसको क्या जूम करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, ठीक है। ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो रहा है क्या किसी, समझाता हूँ, वही चीज समझाने के लिए तो इतना माथा दर्द हो रहा है मेरा। देखो, जापानीज मार्केट 15% में क्रैश किया था लास्ट 3 दिन में। मैंने ये कल का बात है, मैंने इससे पिछले जो 3 दिन गया है, कल तक का जो 3 दिन गया है, उसमें जापान का मार्केट 15% में गिरा है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, जापान में जितना भी एक्सचेंज चलता है, जैसे हमारे देश पे बीएसई एनएसई चलता है ना, हम लोग यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी में बात करते हैं, वैसे जापान में भी अपना अपना स्टॉक है। उस एक्सचेंज में मैक्सिमम एक्सचेंज में 15% क्रैश किया है। तो जापान का स्टॉक एक्सचेंज 15% में क्यों क्रैश किया, इतना स्टेबल इकोनॉमी होने के बाद भी? आफ्टर ऑलमोस्ट 17 years ऑफ मेंटेनिंग लो इंटरेस्ट रेट, द बैंक ऑफ जापान माने जैसे इंडिया में आरबीआई होते हैं, अमेरिका में फेड होता है माने फेडरल रिजर्व, वैसे जापान में होते हैं बैंक ऑफ जापान, ठीक है, माने इक्विवेलेंट टू आवर आरबीआई, समझा करो। इंक्रीज ओवरनाइट कॉल रेट्स फ्रॉम 0.01% टू 0.25%। 0.01% से 0.25%, 0.25 मैंने सोचो कितना इंक्रीज किया है। दिस हैज बीन अ मेजर फैक्टर। 17 साल बाद हुआ है ऐसा। जैसे एक गाना था ना सलमान खान, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। हाँ, एकदम सेम चीज जापान ने सेम गाना गा दिया सर, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों। ये मैं सोच के नहीं आया था, अभी याद आया। ऐसे मैं सोच के कभी नहीं आता। सिचुएशन के हिसाब से नहीं। हाँ, स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल मेरे से नहीं होता है। आज क्या पढ़ाऊंगा, पढ़ के आते हैं, बिग बॉस का ठीक है। तरीके से हाँ, थोड़ा समझते हैं कि आज ये समझाना है, लेकिन इतना स्क्रिप्टेड मेरे से नहीं होता। जो भी हो, which is caused a sell off in the global market। sell off माने जो सब मार्केट छोड़ के निकला है, that is called sell off। and as the profitability of the carry trade has now come into the question। आपको ये चीज समझना है, ये कैरी ट्रेड क्या है। एक्चुअली यही मार्केट का मेन खेल खेला है। व्हाट इज कैरी ट्रेड? So let's start with the most basic question. What is carry trade? It is a form of speculative trading strategy। ये एक speculative trading strategy है, जैसे हम लोग करते हैं ना, ठीक है, काइंड ऑफ दैट, ठीक है, कि मार्केट के ट्रेंड को समझ के मार्केट में अपना पैसा लगाना। लेकिन कैश एंड कैरी ट्रेड कैसे होते हैं? जापान का जो बैंक का रेट है वो सस्ता है। सिंपल समझो, सस्ता मार्केट से पैसा उठा के महंगा मार्केट में डालना, माने जहां पर रिटर्न कम है उस एरिया में मार्केट से पैसा उठाओ, और जहां पर रिटर्न ज्यादा है उसमें पैसा डालो। ये कौन करता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, स्पेशली वो लोग जो जापान के साथ कनेक्टेड है। मैंने जापानीज मार्केट में जापानीज बैंक से लोन उठाते हैं, और जहां पर ग्रोथ हाई है, जैसे कि इंडियन मार्केट आज के डेट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला कंट्री है इंडिया। वर्ल्ड में इतना रिटर्न और कोई भी कंट्री नहीं दे सकता जितना इंडिया दे रहा है, बिकॉज सबसे ज्यादा ग्रोथ है इंडिया। ग्रोथ बने, सिंपल बात है, ग्रोथ वहां होता है जहां पर डेवलपमेंट हुआ नहीं है, पर अपॉर्चुनिटी इमेंस है। अपॉर्चुनिटी इमेंस है। अगर हम भी देखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत तीनों एक ही टाइम पे अलग हुआ था, बट सेम टाइम पीरियड में बांग्लादेश का हालत देखो, पाकिस्तान का हालत देखो, और भारत का हालत देखो। मैं अगर तीनों में कंपेयर करूं, ठीक है, उल्टा पाकिस्तान और बांग्लादेश साइज में छोटा था, इंडिया साइज में बड़ा था, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाला, बट पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं संभाल पाया। वाई? जड़ जड़ रूट का प्रॉब्लम है, समझे सर? रूट मजबूत होना पड़ता है, तब जाके कंट्री डेवलप हो सकता है। अब चीज को समझो,
कि यहाँ पर कैरी ट्रेड कैसे होता है. इट इज ए फॉर्म ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स बोरोइंग मनी इन ए करेंसी विथ लो इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टिंग इट इन एसेट इन ए करेंसी विथ हायर रेट. तो जापान का इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, जिसके कारण इंटरनेशनल जो बड़े बड़े लार्ज लेवल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जिसको एफआईआई या एफपीआई बोलते हैं, ये जापान मार्केट से पैसा उठाता था और इंडियन मार्केट में डालता था. आपको जान के हैरानी होगा, जापान का इंडियन मार्केट में जापान के थ्रू से जो इन्वेस्टमेंट आता था एफआईआई या एफपीआई का, अप्रोक्स 2 लाख करोड़, माने कुछ समथिंग 3.5 ट्रिलियन के आसपास, माने ऑलमोस्ट 3.5 ट्रिलियन रुपीस. इसका डेटा मिल जाएगा आपको. इसके लिए हमें एनएसडीएल के वेबसाइट में जाना पड़ेगा, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा. ठीक है, कि कितना इन्वेस्टमेंट फॉरेन मार्केट से इंडियन मार्केट में आता है और कौन से कंट्री का कितना इन्वेस्टमेंट है. ये डेटा क्यों जरूरी है? क्योंकि जब इनमें से कोई भी एक दिन पैसा निकालना चालू करेगा, उसमें मार्केट क्रैश करेगा. ठीक है, आप देखो इसमें हुआ क्या है. 3 चीज में यहाँ पर एक्चुअली ये जो लोग ऐसा ट्रेड करते हैं एफपीआई या एफआईआई, ये 3 चीजों पे ये चीज करता है. एक इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, एक फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, और तीसरा 2 है सॉरी, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एंड फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट. कैसे होगा? एक एग्जांपल के थ्रू से इस चीज को यहाँ पर समझाया गया है, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ. ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. मैंने एक्चुअली जापान ने क्यों पैसा निकाला, मैंने जापान ने नहीं निकाला, जापान के थ्रू से पैसा लेके जो इंडियन मार्केट में पैसा डालता था, उन्होंने इंडियन मार्केट से पैसा क्यों निकाला. ठीक है, क्यों निकाला, इसको समझने के लिए तुमको समझना पड़ेगा उनको ना एक्चुअली लॉस हो रहा. लॉस कैसे? क्योंकि जापान ने अपना रेट को 0.1% से मैंने ओवरऑल चेंज करके 0.01% से 0.25% कर दिया ना, तो जापान का इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया. मैंने जापान से लोन लेना पड़ा महंगा. और जब इतना दिन ये लोग तो इसी का खेल खेल रहा था. 15-17 सालों में क्या हुआ है कि जापान से सस्ता रेट से पैसा उठाओ और इंडियन मार्केट या फिर जो भी हाई ग्रोथ मार्केट है वहां पर डालो. तो कैसे होता था, लेट एज्यूम, बोरो मैंने समझते हो ना, लोन लेना. ठीक है, एज्यूम यू बोरो 1 लाख जापानीज येन एट 0.1%. मैंने जापानीज येन मैंने जापानीज, जैसे इंडियन रुपीज होते हैं ऐसा जापानीज येन होता है. तो हमने जापानीज मार्केट से 0.1% का उधार लिया, 1 लाख जापानीज येन. ठीक है, देन यू कन्वर्ट दी बोरोड इनटू यूएस डॉलर, फिर उसको तुम यूएस डॉलर में कन्वर्ट करोगे. ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनली उस चीज को कन्वर्ट करके फिर तुम्हें उसको कहीं ना कहीं डालना है. इन द यूएस एसेट यील्डिंग 5.5%, माने तुमने कहाँ पैसा डालोगे, यूएस के किसी एसेट पे जहां पर 5.5% कम से कम रिटर्न मिलेगा. ऐसा एक कॉन्सेप्ट के साथ एनुअल रिटर्न इतना है. तो ये जो हाइपोथेटिकल माने एक इमेजिनेटिव सिचुएशन है, बट ऐसा होता है. यू मेंटेन द इन्वेस्टमेंट फॉर ए ईयर, अब तुम पूरा साल भर तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को यूएस में फोल्ड कर लो. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जापानीज येन, माने 1 लाख जापानीज येन लोन लेने का सूद का खर्चा है 0.1%, और यूएस में तुम्हें रिटर्न मिलेगा 5.5%. यूएस में तुमको रिटर्न मिलेगा 5.5%. तो यही तो डिफरेंस है जिसपे तुम कमाओगे. ठीक है, तो एक नॉर्मल ट्रेडर माने फॉरेन ट्रेडर ये क्या करेगा, जापान से 1 लाख जापानीज येन उठाएगा, बोरोइंग कॉस्ट है 0.1%. जापानीज येन को अगर यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो जापानीज येन का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर एक रेट दिया है, मैं उसी से करता हूँ. बाकी आप गूगल करोगे, जैसे डॉलर के साथ रुपीज का नहीं मिलता. ठीक है, जैसे $1 इक्वल्स टू कितना है, 82 रुपीज समथिंग है ना, वैसा ही येन को अगर डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो एक येन से कितना डॉलर तुम खरीद सकते हो. डॉलर महंगा है, येन सस्ता, सॉरी डॉलर सस्ता, येन महंगा है. ठीक है, माने जापानीज येन जो है उसके माने जापानीज येन अमेरिकन डॉलर से वीक है, सिंपल समझो. ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास एक जापानीज येन है, आप सिर्फ 0.07 यूएस डॉलर ही बाई कर सकते हो. एक जापानीज येन से आप 0.007 यूएस डॉलर बाई कर सकते हो. एक येन यहाँ का कितना होगा? इंडियन रुपीस के हिसाब से येन थोड़ा सा इंडियन रुपीस महंगा है, उसके लिए तुम चेक करो. डॉलर तो 80 रुपीज के आसपास. हाँ, एक थोड़ा सा जापानीज येन महंगा है, थोड़ा सा 1.74, मैंने ऑलमोस्ट इक्वल. इंडियन रुपीस और जापानीज येन में बहुत ज्यादा. एक इंडियन रुपीस माने 1 टका 74 जापानीज, 1 टका 74 पैसे जापानीज.
ये $1 का मतलब, ₹1 का मतलब है, ₹1 का मतलब आप 1 रुपया दोगे तो आपको 1.74 येन मिलेगा। येन मिलेगा। माने मतलब सस्ता है। माने हमारा इंडिया का जो है ये स्ट्रांग है जापानीज येन के हिसाब से। डॉलर तो ज्यादा INR to डॉलर करोगे पता चल जाएगा। ₹1 के बदले तुमको $0.012 मिलेगा। सेंट्स, उसको सेंट बोलो। ठीक है, माने डॉलर का भी और भी छोटा वर्जन सेंट्स। ठीक है, ये ₹1 के बदले तुम्हें मिलेगा। सिमिलरली वही हिसाब देखो, हमारा 0.012 है, सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जापानीज कॉन्सेप्ट में समझाया गया। एक जापानीज येन के बदले तुमको 0.007 क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा। ठीक है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन USD कितना हो जाएगा, माने 1 लाख का, माने 1 लाख को जब तुम कन्वर्ट करोगे 0.007 भी, ये कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। समझे? ठीक है, तो रिटर्न कितना मिलेगा, 5.5% रिटर्न मिलेगा, 5.5%। 5.5% अगर आप देखोगे 5.5 नहीं 5.4 मिलेगा प्रॉफिट। वो 0.0 वो माइनस हो जाएगा। हाँ, वो माइनस हो जाएगा। तो उसी का हिसाब एकदम सिंपल है कि अगर तुम्हारा रिटर्न है, अगर 700 का अगर तुम 5.5 में कन्वर्ट करते हो, माने कंपाउंड करते हो, तो 700 टका तो तुम्हारा प्रिंसिपल है, तो 700 का 5.5% करो तो 38 टका 50 पैसे समथिंग होगा। तो तुम्हारा रिटर्न कितना आएगा US डॉलर में, 700 टका तुमने डाला तो वो रिटर्न 5.5% में कितना हो जाएगा, 738 टका हो जाएगा। अब एक्सचेंज रेट जापान में, जापान JPY टू USD 0.007, इसको मैं सिंपल रखा, ये चेंज नहीं किया वहां। तो जापानीज येन में जो 1 लाख टका मैंने लिया था उसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, सेम 1 लाख टका को अगर जापानीज येन से डॉलर में कन्वर्ट करेंगे या डॉलर से जापानीज येन में कन्वर्ट करेंगे तो रिटर्न कुछ आ जाएगा 1,05,500 टका। कैसे? क्योंकि तुमने जापान में इंटरेस्ट कितना दिया था, 100 टका, 1 लाख का 0.1% है ना। तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा 1,05,500 माइनस 100 रुपया जो तुमने जापान के बैंक को वापस करना है, और तुमने कितना येन कितना लिया था, 1 लाख। ठीक है, तो तुमने एक्चुअली नेट प्रॉफिट करेगा जापानीज येन में 5,400, इसको US डॉलर में करोगे तो कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो जापानीज येन में तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, 5,400 टका। ठीक है, एक्चुअली ये जो इंटरेस्ट रेट का गैप है ना, मैंने जापान में सस्ता और अमेरिका में महंगा, इसी का गैप में लोग पैसा कमा रहा था, मैंने बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट FII टाइप का कॉन्सेप्ट। तो जापान ने गैप फिल कर दिया, और जापान ने क्या किया, ये जो पैसा कमाने का गैप है, ये गैप को गड़बड़ कर दिया रातों रात, लगातार वो भी 17 साल बाद। मैंने एक पूरा स्टेबल कॉन्सेप्ट बन गया था। एक्चुअली जापान का ये टू लूज पॉलिसी था। जापान का रिसेंट कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ही घटिया निकला है वर्ल्ड इकोनॉमिक के हिसाब से। आई डोंट नो, हो सकता है बाद में पता चला जापान ने सही किया था। ठीक है, लेकिन करंट मोमेंटम बता रहे कि जापान का इकोनॉमिक पॉलिसी रिसेंट ट्रेंड में लास्ट 10-15 साल में बहुत ही बेकार निकला है। ठीक है, क्योंकि इतना लूज नहीं करना चाहिए, गैप हो रहा है ना, लोग गैप का फायदा उठा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि जापान ने ऐसा क्यों किया, उसमें बाद में आते हैं। हर एक इसमें इकोनॉमिक बैंकिंग सेक्टर या फिर लूपहोल हर जगह है। जैसे अपने इंडियन इकोनॉमी में भी था, सुषमा मेहता लूपहोल में था, तो हर इकोनॉमी में है वो लूपहोल। हर इकोनॉमी में लूपहोल है, लेकिन लूपहोल क्यों होता है उसके पीछे भी रीजंस होता है। अच्छा, धोरनी कुछ बोल रहा था, बोल धोरनी, क्या बोल रहे हैं? বলছে আগে যা 1 লাখে 100 লাগতো, এখন 250 লাগবে। এখন 250 লাগবে। वेरी गुड सर, यही चीज। पहले जैसे 1 लाख में 100 रुपया लगता था जापान को वापस करना है, अभी 0.25 होने के कारण अभी 1 लाख के बदले तुमको 250 टका वापस करना पड़ेगा। तो हिसाब क्या हो रहा है, सेम टू सेम 738 हिसाब वही है, 1,05,500 जापानीज कॉन्सेप्ट में है, लेकिन अभी तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 250, नेट प्रॉफिट 5,250 हो जाएगा 5,400 की जगह। तो डिफरेंस कितना हो गया प्रॉफिट में, 3%। ठीक है, तो पहले 5,240 सॉरी 5,400 कमाते थे, अभी 5,250 कमाएंगे। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होता, ये तो सिर्फ इंटरेस्ट में प्रॉफिट का डिफरेंस। कहानी में ट्विस्ट आता है जब सिनारियो में कुछ ऐसा चीज होते हैं, क्योंकि जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। पॉइंट टू बी नोटेड सर, मैं बोला थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन अगर ये नहीं जानो तो इंटरनेशनल सिनेरियो को कभी नहीं समझ पाओगे, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चलता है। थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा भी ये कोर फाइनेंस का पार्ट है, बट फिर भी आई एम ट्राइंग। ठीक है, एटलीस्ट
फ्रॉम स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव थोड़ा काम आ जाए, है ना। जापानीज येन एप्रिशिएट हुआ है, एप्रिशिएट माने क्योंकि इतना दिन से जापान का जो पैसा है वो सस्ता था, माने वीक था, सस्ता नहीं बोलूंगा, महंगा था, वीक था कंपेयर टू डॉलर। लेकिन अब जापान के बैंक ने जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, ठीक है, तो जापान से पैसा मार्केट में उठाना महंगा हो गया। तो जब इस तरह से किसी भी चीज को लेना महंगा हो जाता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। जो काफी सस्ता में बिक रहा था वो अभी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, और महंगा होने से उसका वैल्यू ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगा। मैंने यूएसडी के हिसाब से, मैंने कंपेयर टू यूएसडी, इतना दिन जापानीज येन काफी सस्ता था, यूएसडी येन का जो रेशियो था उस हिसाब से अभी येन क्या हो गया, पहले से वैल्यूएबल हो गया। और वैल्यू होने के कारण एक्चुअली जैसे देखो, इसको ना समझना है तो यूएसडी आईएनआर में समझो। अगर $1 का वैल्यूएशन 82 रुपीज है, और कल अगर यही 82 रुपीज 60 रुपीज हो जाए या 62 रुपीज हो जाए, इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या प्रॉब्लम हो सकता है या क्या अच्छा हो सकता है? सर हमारा इंपोर्ट ड्यूटी घट जाएगा, माने जब फॉरेन से हम लोग कोई चीज परचेज करके लेके आते हैं वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो ये इंटरनल इकोनॉमी के लिए काफी बूस्ट है यार, ये जितना कम हो भारत जैसे देशों के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट में बहुत खर्चा होता है। लेकिन अगर 82 कल 92 हो जाए, ये किसको बूस्ट करता है जानते हो? ये एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है। लेकिन भारत एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट ज्यादा करता है। लेकिन इसलिए जब भी डॉलर कम करने लगा, हाँ, आगे से तो कम हुआ, पहले से कम हुआ है, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट डिफरेंस बहुत ज्यादा है, माने इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट, कॉम्पिटिटिव। इसके कारण भारत का इकोनॉमी डिफिसिट इकोनॉमी, समझे? तो इसी चीज को तुम जापानीज एंगल से समझो। इसका मतलब ये हुआ कि जापान का चीज भी पहले इंपोर्ट करने में ज्यादा खर्चा हो रहा था, बाहर से जो भी लेना पड़ता है, अभी उसका इंपोर्ट में बूस्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम। एक्चुअली जापान एक्सपोर्ट बहुत करता है, इसलिए थोड़ा बहुत अपने आप को लूज रखना जापान के लिए सही हो रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा, जापान का इंपोर्ट सही होगा, एक्सपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये थोड़ा मुश्किल होता है समझना, बट इतना समझो कि जापान का ये प्रॉब्लम रहेगा, जिसके कारण क्या हुआ है, जापानीज पैसे को जब हमने एक्सचेंज करके 700 टका कुछ आया था, $700 हुआ था, उसको इन्वेस्ट करके हमें 738 टका 50 पैसा मिला था, ये कहानी तो याद है ना। फिर इसको अगर हम एक्सचेंज रेट करें, अगर मानो एक्सचेंज रेट है 0.0075, विथ 1 येन यू कैन नाउ बाय 0.0075 USD। क्यों? क्योंकि वो जो रेट चेंज हुआ है, मैंने पहले $0.007 मिलता था, अभी $0.0075 मिलेगा, थोड़ा ज्यादा मिलेगा, समझे? तो इसके कारण क्या हुआ, जापानीज येन का वैल्यूएशन जो 1 लाख का था, वो 1 लाख का वैल्यूएशन गिर के 98,000। मैंने अभी 1 लाख येन, और 1 लाख येन नहीं रहेगा डॉलर के अगेंस्ट में, अब 1 लाख येन हो जाएगा 98,466 समथिंग, ठीक है। अब ये हिसाब करके अल्टीमेटली जापान के बैंक को कितना देना है, 0.1% देना है, मैंने वो 100 टका तो अभी भी देना है, और 1 लाख टका मैंने लिया था यार। ये क्यों हुआ है? एक्सचेंज रेट डिफरेंस के कारण हुआ है। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस हुआ है, जैसे अगर आप लोग कभी डॉलर मार्केट को देखोगे, यानी यूएसडी आईएनआर मार्केट देखोगे, तो फ्लक्चुएशन हार्डली 50, मैंने अगर कभी 20-30 पैसे का फ्लक्चुएशन हो जाता है ना यूएसडी आईएनआर मार्केट में, मैंने हम लोग बहुत मानते हैं 20-30 पैसा का डिफरेंस। वहां पर क्या हुआ है जानते हो, 165 में चल रहा था येन का दाम, वहां से ये सीधा, मैंने इसको मैंने डिजिट के हिसाब से बोलूंगा गिरा है, बट वैल्यूएशन के हिसाब से बोलूंगा बढ़ा है। ये 145 में ट्रेड कर रहा है, यानी यूएसडी येन के हिसाब से जो 1 यूएसडी के बदले 165 येन हुआ करता था, अब 1 यूएसडी के बदले 145 येन हुआ करता है। मतलब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, मैंने जापान अपना इकोनॉमी जो गलत चल रहा था उसको स्ट्रेंथन कर दिया कंपेयर टू यूएसए, समझे? इसलिए जो 1 लाख का वैल्यूएशन सीधा हमें देखने को मिल रहा था, वो 1 लाख का वैल्यूएशन गिर के क्या हो गया, 98,500 समथिंग हो गया, ठीक है। और आपका 1 लाख टका मार्केट से ले रहे थे आप, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हम 5,400 टका प्रॉफिट कर रहे थे, पर 5,400 का प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा सर, अल्टीमेटली तुम्हारे इधर माइनस 1,500 टका लॉस में जा रहा है, जिसके कारण ये जो अमेरिका जापान का पैसा जो इंडियन मार्केट में आ रहा था,
जिसका ओवरऑल वैल्यू इंडियन मार्केट में अप्रोक्स 2 लाख करोड़ का है, अप्रोक्स 2 लाख करोड़ का है, ये पैसा में से काफी पैसा सेल ऑफ चालू हुआ, जिसके कारण आपको ये गैप देखने को मिला है। ठीक है, गिरा है। नहीं, सुनो सुनो, अभी केस क्या चेंज हुआ है, अब सिचुएशंस क्या चेंज हुआ है वो समझो। जब कोई भी घटना घटता है, चाहे वो इंडियन पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव हो, जब रिसेंटली मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन में दे रहा हूं कि जब कुछ दिन पहले सीतारामन जी ने एसटीटी को बढ़ाया था, कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाया था, इंडियन मार्केट इसको कैसे लिया था? नेगेटिवली लिया था। हेलो, है ना? हमने भी इंडियन मार्केट को गिरते हुए देखा, 200-300 पॉइंट में, 400 पॉइंट में मार्केट गिरा था, ये याद है कि नहीं है? तो जब इंडियन पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी में कोई डिसीजन होता है, मार्केट गिरता है, तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से भी जब कुछ होता है तो उसका भी सिचुएशन कुछ वैसा ही होता है। मार्केट थोड़ा डर जाता है, अचानक चेंज ना, किसी भी चीज पे अचानक चेंज मार्केट सहन नहीं कर पाता, तो उसी डर से कि आगे क्या होगा मार्केट थोड़ा चिंता में पड़ जाता है, और जिसके कारण ये धड़ाधड़ धड़ाधड़ सेल करने लगता है। लेकिन इसमें दो चीज बूस्ट करते हैं। ये था सर 2 दिन में मैंने यूएसए का एम्प्लॉयमेंट इशू, मैंने रिसेशंस को बारे में जो बताया, और जापान का इंटरेस्ट रेट, और इसके कारण उसके एक्सचेंज वैल्यू में जो चेंजेस आया, ठीक है, जो जापान वीक दिख रहा था वो स्ट्रेंथन दिखने लगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज जब दो धारी तलवार की तरह मार्केट को काटा है ना, उसका उसका इंपैक्ट आया है 500 पॉइंट का गिरना। ये बात पहले समझना जरूरी है कि क्यों ऐसा होता है। आई होप कि बेसिक आइडिया मिला है आप लोग। हाँ सर, मिला है ना? आपको किसी आरबीआई का हेड तो नहीं बनना है, पर एटलीस्ट मार्केट में इंपैक्ट क्या होता है इतना तो आपको जानना चाहिए। अब ऐसे पॉइंट में जब इंडियन मार्केट में ऐसा हालत हुआ है, अच्छा ये क्यों हुआ है? क्योंकि अमेरिकन मार्केट में इंपैक्ट, जापान मार्केट में, एशियन मार्केट में इंपैक्ट, ताइवान, चाइनीज, सभी मार्केट में इंपैक्ट, तो ऑटोमेटिकली हम भी उसके बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे मार्केट से पैसा निकला। मार्केट तभी गिरता है जब बहुत बड़े अमाउंट में पैसा निकलता है मार्केट से, एफआईआई जब सेल करता है या एफपीआई जब सेल करता है। तो करेंटली जो पैसा निकला है इंडियन मार्केट से, वो बेसिकली वो जापानीज पैसा जो सस्ता रेट में जापान से उठ के इंडियन मार्केट में आता था, वो पैसा बंद हुआ, जिसके कारण ये हुआ था। लेकिन सर फिर से क्यों आना चालू हो गया? लेकिन सर जो बबल क्रिएट करेक्ट करेंगे, इसमें दो चीज हुआ। एक अच्छा चीज ये हुआ कि ये जो मार्केट में बबल बना था, ये एक अच्छा बात उसने उठाया कि मार्केट कुछ ज्यादा ही ओवर वैल्यूएशन में चल रहा था, वो बबल ब्लास्ट किया। ये होता है सर, जब बहुत लोग अचानक से बहुत पैसा कमाने लगता है ना, ठीक है, तो समझ लेना कि इतना पैसा नहीं बन सकता, ठीक है। ये जो पैसा बन रहा था लास्ट कुछ दिनों से, मार्केट जो ना रुकने का नाम नहीं है ना, स्पेशली बजट के पहले से ही चल रहा था, सॉरी मोदी के आने से पहले से, अरे मोदी जी दोबारा आएगा नहीं आएगा, उससे पहले से मार्केट कुछ ज्यादा ही बबल नहीं बनाया, ठीक है। से कहां गए? तो ये जब इतना ज्यादा पैसा बहुत ही कम समय में, विद इन 1 मंथ, ये जो बबल बना था, ये बबल ब्लास्ट होने के लिए बस एक छोटा सा चिंगारी का जरूरत था। बबल का ब्लास्ट समझते हो ना आप लोग, ठीक है, वो जिसको हम लोग जैसे, या फिर आप इसको बैलून समझ सकते हो, ठीक है। एक बैलून जब बहुत ज्यादा फूल जाता है, उसमें एक छोटा सा कंकड़ भी लगे वो फट जाता है। तो ये छोटा कंकड़ तो नहीं था, ठीक है, कंकड़ थोड़ा बड़ा ही हो सकता था। लेकिन अब इसमें आप बोलोगे तो सर, तो इतना कुछ होने के बाद आज सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया कि अब हम लोग ग्रुप में भी चिल्लाने लगे और मार्केट में भी बात होने लगा कि ऐसा क्या हो गया कि ये मार्केट वापस चेंज होने लगा। वापस मार्केट कहाँ 24 में चला गया था, वहां से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट में ओपन हुआ, 300 पॉइंट में ओपन हुआ था, 24,356 में ओपन हुआ था, है ना। मैंने ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट में मार्केट आज खुला है गैप अप देके। क्या हो गया? कल भी गैप अप होगा। क्या हो गया सर? समझ रहे सर? प्लीज टेल मी, गिरने का रीजन समझ में आया? ऑनलाइन में एक बार पूछता हूँ, सर बोलिए। विश्वनाथ दा, धौरनी, देबो, पूर्णिमा, ओके, अनीशा, इनकी, ये था मार्केट का गिरने का रीजन। अब मार्केट का बढ़ने का रीजन क्या है?
बढ़ने का रीजंस क्या है हम लोगों को पहले से ही समझ में आ रहा था, है ना। ग्रुप में भी कुछ एक्सपर्ट्स लोग हैं जो बोलना चालू कर दिया था, और एक्सपर्ट्स लोग सही बोला है ना। यानी हम लोग है स्टूडेंट्स पैटर्निटी सर, आप लोग है सीनियर, ठीक है। कितना साल हुआ लोग? हाँ 2 साल 2.5 साल हो गया होगा जब मैं अभी निकलूं। ऑब्वियसली मैंने कोई 1 साल 1.5 साल पहले पढ़ाई किया है, कोई बस आप लोगों से पहले ही कंप्लीट करके निकला है, ठीक है। सब एक्सपर्ट लोग हैं, भाई लोग सब सही बोलता है, ठीक है। तो नाउ पॉइंट इज दैट इवन सुमित भी सुबह सुबह एक चीज बोला सर, आप लोगों ने ख्याल नहीं किया। नंदन का तो एक एक्सपर्ट एनालिसिस होता है अपने हिसाब से। सुमित का अगर आप देखोगे वो सुबह सुबह बोला मार्केट 200 पॉइंट में आपको, है ना, और एग्जैक्टली मार्केट कम से कम 250 पॉइंट में आपको। हाँ? अरे रोज माथा काम नहीं करता एक्सपीरियंस का जो भी हो। लेकिन क्या सुमित का नहीं, नंदन तो बोला था मार्केट गिरेगा, बार बार चिल्ला रहा था, मैं देखा उसका, बार बार बोल रहा है मार्केट जोर का गिरेगा, कौन कौन ब्लड बथ के लिए रेडी हो। फ्राइडे बोल दिया था वो, क्या बात, मार्केट बंद होने के बाद मार्केट बंद हो उसने बोलना चालू कर दिया। क्यों नहीं करना, करना चाहिए, करना तो चाहिए, ऐसे वो कम ट्रेड करता है, मेरे को पता है उसका ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस, मैंने वो ज्यादा ट्रेड पसंद नहीं करता है। लेकिन जब मार्केट एक साइड वन साइडेड मार्केट हो तो इससे ट्रेड लेना ही चाहिए। अच्छा ना पॉइंट क्या है कि सर आज मार्केट का वापस, ये देखो यहाँ पर एक हैमर बना है, अगर कैंडल स्टिक, आज कैंडल का क्लास है, कैंडल पे बात ही नहीं हो रहा है मार्केट लगातार गिराने के बाद एकदम आवरली चार्ट में एक हैमर बनाया, 2 हैमर बनाया, ठीक है, और कहीं ना कहीं 2 हैमर और ओवरऑल एक मॉर्निंग स्टार, है ना, सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग स्टार बना के मार्केट में गैप अप दे दिया। अब ये सिचुएशन बनने का क्या रीजन है, ठीक है, आवरली चार्ट में कुछ देखने को, इसका रीजन ये है कि जापान मार्केट कल जब जापान का मार्केट हमसे पहले खुलता है, ठीक है, और बंद भी पहले होता होगा क्योंकि जापान में सुबह जल्दी होता है, इसके लिए थोड़ा बहुत ज्योग्राफी भी पता होना चाहिए कि जापान हमसे पहले खुलता है, ठीक है, अमेरिका हमारे बाद में खुलता है, ठीक है ये सब चीजें मायने रखता है। तो जापान मार्केट में क्या होगा कि जापान मार्केट 10% में आप हो गया सर, लगातार धड़ाधड़ 15% गिरने के बाद, एक्चुअली जैसे निर्मला जी का बात जब हम लोगों को सहन नहीं हुआ था, एडजस्ट हजम होने में टाइम लगा, तो जापान मार्केट में भी सेम चीज हजम होने में थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि जापान में जैसे पहले एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था, पहले जब एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था, सेकेंडली एक अच्छा इंपैक्ट पड़ा क्योंकि जापानीज इकोनॉमी अपने आप को एक स्ट्रेंथन बना रहा है, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा जापान में भी जाने का चांसेस बढ़ रहा है। तो लेकिन एक चीज जो मेरे को जानना था, अभी जैसे मार्केट में इतना डाउनफॉल है, लोगों ने अपने पैसे निकाले, अभी तो जब मार्केट करेक्टेड है, हाँ अभी यहाँ पे एफआईआई का एंट्री लेना उनके लिए प्रॉफिटेबल है सर, एफआईआई का एंट्री लेना, इंडियन इकोनॉमी तो नहीं गिरा है, नहीं इकोनॉमी नहीं गिरा है, हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ मार्केट अगर करेक्ट किया वहां पे एंट्री लेना वो तो बेस्ट पार्ट होगा एफआईआई के लिए कि अपना मतलब जो भी उसका लॉस हुआ है एक्सचेंज वैल्यू में या जैसे भी वहां पे वो कवर कर सकता है। ये मैंने कल भी क्वेश्चन उठाया था ग्रुप में, कवर कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एफआईआई को भी ना कुछ श्योरिटी चाहिए, कि जैसे एक श्योरिटी उनको मिला है कि जापान का स्टैंड पॉइंट क्या है, जापान का स्टैंड पॉइंट क्या है ये समझे, उनको समझ में आए। तो अभी जापान में एक स्पेशल कनेक्शन क्या बनेगा कि जो इतना दिन जापान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था वो जापान को भी इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू सोच सकता है ना, क्योंकि जापान में रिटर्न नहीं था, लेकिन जापान में उल्टा जापान से सस्ता में पैसा, क्योंकि जापान के पास कैश बहुत है, तो कैश रीच होने के कारण वहां से पैसा निकालना आसान था, लेकिन वहां पर कोई पैसा डालना नहीं चाह रहा। तो कहीं ना कहीं जापान का इस मूव से इकोनॉमिकली एक चीज तो पता चल रहा है कि भाई जापान भी एक एवेन्यू है, और एक तो स्टेबल कंट्री है बहुत, वहां पर पैसा लगाना सही होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा सा जापान को भी अपने इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू के अंदर ला रहा है, तो ये चीज जापान के मार्केट में 10% का मूवमेंट दिया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अमेरिका में आज क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिकन मार्केट में भी पॉजिटिव, क्योंकि आज सुबह सुबह अमेरिका का जो मैक्सिमम प्रोविंस है जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके आवाज उठा था, ठीक है, वहां पर बात ये हुआ है कि वहां का जो लोकल गवर्नर जो भी होते हैं स्टेट हेड, उन्होंने बोला कि कंट्री का जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, वो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इसके लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, और इसके लिए अगर रेट में कुछ भी करना पड़े वी आर वेरी ईगर टू डू दैट,
सितंबर में वो लोग बहुत एग्रेसिव डिसीजन लेगा इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये दोनों चीज जब एक साथ आया मार्केट में, ये बुलिशनेस आ। नाउ पॉइंट इज, जो बात तुम बार बार उठा रहे हो सर कि यहाँ से एफआईआई का एंट्री होके वो अपना लॉस को कवर कर सकता है, लेकिन एफआईआई अभी भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि सिचुएशन क्या होगा। एक क्लैरिटी मिला है कि जापान में क्या होगा, दूसरा क्लैरिटी मिला है कि अमेरिका में क्या हो सकता है, लेकिन अभी आरबीआई की पॉलिसी के लिए लेकिन अभी इंडिया का आरबीआई पॉलिसी आने वाला है, जो आज से मीटिंग बैठेगा 8 तारीख तक चलेगा, ठीक है, माने 8 अगस्त तक ये पता चलेगा। तो आरबीआई का क्या पॉलिसी, इंडिया में क्या सिचुएशंस बनने वाला है, क्या रेट कट होगा, क्या स्टेबल रहेगा, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आज कल के अंदर डिसीजन हो जाएगा। दूसरा और एक चीज, ग्लोबल इकोनॉमी में एक और एक बात, सर इतना सारा बात करने के बाद भी एक चीज आपको मैं बोलूंगा कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्पेशली अमेरिकन मार्केट एज वेल एज इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है सर, अभी भी ओवर वैल्यूड है। मार्केट रहना चाहिए 23,000 के जोन में, 22,500 23,000, जोर से जो 23,500, ये मार्केट का एक्चुअल जगह है। मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड जोन में घूम रहा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि मार्केट का करेक्शन होना जरूरी है। এখনো নামবে স্যার? हाँ सर, अभी भी मार्केट गिरना चाहिए, मैंने चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रहना है तो मार्केट का गिरना सही है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ सर, किसी का ऑप्शन का पोजीशंस के एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्षत का 22,800 24,800 खरीदा हुआ है उसके लिए बोल रहा हूँ, नहीं, मार्केट 23,000 तक जाना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट के लिए सही है फॉर दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्पस। मैंने जो होना चाहिए, देखो कोई भी चीज, मैंने सिंपल बात है, तुम जैसे हो तुम वैसा रहने से ही सही है। तुम अगर अपने कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड, मैंने तुम जितना नहीं हो लोग तुम्हारा ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, ऐसा होता है सर। थोड़ा सा क्या फैमिली फंक्शन में डांस कर लिया, मेरा बच्चा तो माधुरी दीक्षित है ना, या फिर किसी का बच्चा गोरा निकला शाहरुख खान है, काला निकला तो कुछ और है। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है। तो कभी कभी ऐसे ना ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन हो जाता है। तो ये वैल्यूएशन मार्केट में भी हुआ है, इसको बोलते हैं बबल। ये बबल बना लेता है, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है करते करते ना, फिर एक दिन जब बड़ा कंपटीशन में आ जाते हैं ना, फिर वो ब्लास्ट कर जाता है। तो इसलिए मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड है, और वो ओवर वैल्यूएशन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर गायब हो जाए तो ये मार्केट के लिए अच्छा है। इवन वॉरेन बफेट का भी एक रिसेंट थ्योरी है, उसमें वो बोलना चाहते हैं कि अमेरिका में बहुत लोन है इंटरनेशनल मार्केट में, इंडियन मार्केट फंडामेंटली काफी अच्छा है, लेकिन इंडियन मार्केट का भी मार्केट में लोन है, जिस हिसाब से वो थोड़ा ओवर वैल्यूड जोन में ही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा करेक्शन बनता है, ठीक है, मार्केट में थोड़ा करेक्शन बनता है। ऐसा नहीं कि 20 में चला जाएगा, बट मोटा मोटी 23,000 से 24,000 के जोन में रहे करेंटली, थोड़ा अच्छा रहे, ये नॉर्मल है। तो आप लोगों को मैं बस इतना बोलूंगा कि आप लोग मार्केट को ऑब्जर्व करो, बट क्या है ना, ये इंडिया है, यहाँ पर ना कुछ प्रेडिक्ट करना स्पेशली मोमेंटम में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडियन मार्केट के प्रति वर्ल्ड का एक अलग ही नजरिया बना हुआ है। अब ये देखने लायक मैटर होगा कि मार्केट इसको कैसे लेता है। वॉरेन बफेट भी आजकल मैंने गलत निकल जाते हैं, वो पुराना हो गया है, ठीक है। तो ऑब्वियस मैटर है कि वॉरेन बफेट इंपॉर्टेंट है कि क्या कहना चाहता है कि बबल ब्लास्ट तो करेगा, तो बबल ब्लास्ट यहाँ पर हुआ भी है। अब देखना ही है कि ये कितना जल्दी इसको कवर अप करेगा, पुराने जोन तक कब पहुंचेगा। मेरे हिसाब से करंटली मार्केट अगर आरबीआई रेपो रेट स्टेबल रहता है या फिर आरबीआई रेपो रेट को कट करता है तब तक बूस्ट मिल जाएगा मार्केट में। लेकिन अगर आरबीआई रेपो रेट स्टेबल भी रहता है तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से 24,500 के जोन में जाएगा। ये सब मेरा मानना है। कल्चर में जाना चाहिए। স্যার ওয়ারেন বাফেট তো একজন বীর বুল মানে স্টক মার্কেটে। हाँ, এবার बिग बुल, তিনি obviously। আবার এবং তিনি আবার অ্যাপেলের স্টেক ছেড়ে দিয়েছে, এটাও हाँ, কিছু কি ব্যাপার? ये इसीलिए तो अमेरिकन मार्केट में वो एप्पल का स्टेक छोड़ दिया ना वॉरेन बफेट, ठीक है, तो 50% से काफी स्टेक छोड़ा है, क्योंकि अभी वॉरेन बफेट का मानना है कि वर्ल्ड वाइड सिनेरियो कुछ गड़बड़ हो रहा है, कि सारा सिनेरियो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, ठीक है, जैसे मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रहा है, जापान ने ऐसा किया, फिर वर्ल्ड वाइड एक सभी कंट्रीज का लोन बहुत है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ओवर वैल्यूड चल रहा है, इस हिसाब से कुछ कैश हाथ में रहना अच्छा होता है।
ठीक है। तो इसलिए अभी जो मार्केट सिचुएशन बनने वाला है अगला 1-2 महीना, ये थोड़ा वॉच करने का मार्केट। क्या बात, तुम लोग इतना खुश क्यों हो? मार्केट क्या पड़े से 233 থেমে আছে, 233 से থেমে আছে, मार्केट पूरा थमा हुआ है। शांति से ठीक है, बैठे रहना चाहिए। बैठे सही है, रहने दो ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि अभी देखो जो ट्रिगर उसको मिला था, देखो मार्केट को ऑलवेज एक ट्रिगर चाहिए होता है। जो ट्रिगर उसको सुबह सुबह मिला था वो ट्रिगर तुमको वो दिखा दिया, वो तुमको दिखा दिया। ठीक है, अब अगला ट्रिगर मिलेगा तब ना वो कुछ करेगा। अभी शांत रहा है, ठीक है। अभी मार्केट वोलेटाइल है सर, करंट मार्केट इज नॉट इन द स्टेबल सिचुएशन, क्योंकि बहुत खतरा से वो गुजरा है। कल तक घने बादल छाया था। इवन मैंने बहुत लोगों को ऐसे भी सोच रहा था, बोलूंगा कि आप लोगों का होल्डिंग है तो निकाल लो, मैंने जो स्टॉक होल्डिंग है, क्यों? पैसा अपना रहेगा, फिर बाद में जब 20,000 चला जा सकता है तब खरीद लो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सो वेट एंड वॉच प्रॉपरली। ठीक है, हाँ, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जहां जहां मौका मिले कर सकते हो। जैसे आज सुबह सुबह मैंने रिलायंस पे बोला था, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो पछताओगे। देखो रिलायंस का शेयर सुबह सुबह ग्रोथ दे दिया ना, कितने पॉइंट में ग्रोथ दिया? 2910 से 100 पॉइंट। ठीक है, सुबह सुबह रिलायंस ने ग्रोथ दे दिया। मेरा सुबह का ग्रुप में शेयरिंग था, मैंने एयरटेल में बोला था, एयरटेल में क्या हुआ सर? एयरटेल बड़ा था पर उसके बाद गिरा। ठीक है, एयरटेल ग्रोथ तो दे दिया था लेकिन उसके बाद गिरा। देखा था टाटा पर 428 से 2200 बड़ा था उसके बाद नहीं गिरा नहीं। और गिरेगा सर मार्केट 442 से 444 टाटा मोटर और 11 बजे का देख रहे हो, गैप अप से खुला है, आप चेक करो। ये वाला हाँ, इसके बाद गैप अप है, जब अर्ली चार्ट में देखो टाटा मोटर्स क्या लग रहा है और गिरेगा? ये 5 तारीख का है, 6 तारीख का देखिए। यहाँ से हाँ, ये gap 435 से सीधा 443 में चला, 7-8 टका का गैप दे दिया। ठीक है, उसके बाद अभी 445 चल रहा है। तो बेसिकली अभी मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक पे फोकस करो। ठीक है, अच्छा और एक बात बता देता हूँ कि अगर कोई फार्मा स्टॉक मिलता है जिसका जापान के साथ कनेक्टिविटी है, बड़ा फार्मा होना चाहिए जिसका दवाई जापान में बिकता है। ठीक है, वैसा फार्मा स्टॉक में चेक कर सकते हो, क्योंकि फार्मा स्टॉक में बुलिश हो सकते। হ্যাঁ বলুন। আরেকটা ব্যাপার স্যার, এখানে একটা স্টিলের ব্যাপারে সেদিন দেখছিলাম, মানে জাপান থেকে স্টিল ইম্পোর্ট করছে ইন্ডিয়া, সেক্ষেত্রে কি কোনো ইয়ে হবে, এফেক্ট হবে কিছু? স্টিল মানে মার্কেট এফেক্ট বলতে স্টিলের কম, হ্যাঁ কিছু ইমপ্যাক্ট জরুর অবশ্যই পড়তে পারে, মানে সেটা স্টিল মানে ইন্ডিয়ান স্টিল আমাদের ফ্যাক্টরিতে যারা হ্যাঁ স্টিল পড়তে পারে, ফ্যাক্টরি মানে সেরকম প্রোডাকশন দিচ্ছে না, ইমপ্যাক্ট এক্ষেত্রে পড়তে পারে। এবার যদি কোনো কোম্পানি স্টিলটাই নিজের ইম্পোর্ট করতে তাহলে তাদের প্রফিট হতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ठीक है सर, तो बेसिकली हेलो हेलो सुनो सुनो कंप्लीट करने तो हो गया। आज का मुझे आज थोड़ा डिटेल्स डिस्कशन था, जो कैंडल का क्लास के हिसाब से नहीं हुआ क्लास। बेसिकली मार्केट का गिरना और उठने के पीछे का कहानी ही था, लेकिन ये पूरा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था। तो आप लोग रेडी रहना और एनएसडीएल वेबसाइट से निकाल लेना कौन सा एफआईआई का क्या हालत है, मेरे को नेक्स्ट दिन बताना और ग्रुप में शेयर करना। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। ठीक है, कि कौन से इकोनॉमी में क्या खेल चल रहा है ये जानना जरूरी है, क्योंकि उसी का इम्पैक्ट में आपका पैसा डिपेंड करता है। ठीक है सर, तो आज इतना ही है, कल मिलते हैं, कल बात करेंगे। और गिरे 20-22 रुपए की आ गया ना। থ্যাংক ইউ স্যার। हाँ बोल की बोलছিস ধরনে একটা পয়েন্ট বলবেন লাস্টে? কি বলবো বলছিলাম? বাংলাদেশ নিয়ে একটা পয়েন্ট বলবেন বলছিলেন লাস্টে, যদি এই अच्छा। এই আমাদের মানে মার্কেটে কোনো ইম্প্যাক্ট করবে কিনা? बांग्लादेश के ऊपर एक अच्छा मैं भूल गया बोलने, बांग्लादेश के ऊपर यही इम्पैक्ट पड़ सकता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश के इंटरनल मैटर में टांग अड़ाता है। ठीक है, अगर बांग्लादेश के इंटरनल मैटर में इंडिया अपना टांग अड़ाता है तो तब इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वो एक वार सिचुएशंस का जन्म दे सकता है। और ऐसा तभी इंडिया करेगा जब बांग्लादेश के प्रॉब्लम में पाकिस्तान और चाइना का हाथ मिलेगा। ठीक है, अगर बांग्लादेश के इस इशू में ऐसे ऑलरेडी देयर इज अ हाई चांस कि ये पूरा का पूरा चाइना एंड पाकिस्तान के कारण हो रहा है, नहीं तो ओपोनेंट पार्टी को इतना पैसा कहां से आ रहा है। ठीक है, तो चांसेस इज वेरी हाई कि देयर इज अ
इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। तो अगर पाकिस्तान और चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के ऊपर आता है और ये इंडिया के लिए बहुत खतरा का बात है, क्योंकि इंडिया फिर से दूसरा पाकिस्तान बनने नहीं देना चाहेगा। जो पहले बना था इंदिरा गांधी जी ने तभी इसीलिए सिचुएशंस में इंटरफेयर करके बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट बनाया था। वापस अगर बीच में पाकिस्तान बन जाए, नॉर्थ ईस्ट खतरा में पड़ जाएगा, आप बांग्लादेश को ले लेना जरूरी। नॉर्थ ईस्ट खतरा में पड़ जाएगा। तो ये इंडिया किसी ना किसी तरह से होने नहीं देना चाहेगा। अगर ऐसे हालत में इंडिया इसके बीच में टांग अड़ाए तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट सेंसिटिविटी में आएगा। ठीक है, तो इसलिए बांग्लादेश परिस्थिति को भी वॉच करते रहो। ठीक है, तो हमारे लिए नॉर्मली ग्लोबल के लिए दो धारी तलवार काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर तीन धारी तलवार है, बिकॉज एक अंदर का छोटा चाकू भी है। ठीक है, तो दो तलवार जापान एंड यूएसए और चाकू हो गया अपना बांग्लादेश। 20 बाइट्स में अगर फिंगर मैप निकाल दूं, हाँ उतना ही है। ठीक है, ठीक है सर, इतना ही है आज। बाय। ঠিক আছে স্যার, বলছি যে এখনো ক্লাস হবে তো? আমি জানাচ্ছি গ্রুপে, ঠিক আছে। जब भी टाइम मिलता है करता हूँ। ठीक है जी, कल আমি জানাচ্ছি গ্রুপে। হ্যাঁ, एक दो दिन कब से मिल लगता है। तेरे को कौन सा क्लास चाहिए? सर हाँ ओके सर, हाँ बोलो सर। सर बोले थे ना कि अच्छा मेरा ठीक तो है, मिल जाएगा क्लास। जो भी नहीं मिलेगा ना मेरे को थोड़ा बताना। क्या हुआ पूर्णिमा? सर आप बोले थे ना कि आपको कि मेरा एक पोजीशन लिया हुआ है, उसका क्या हाँ। करें? रख दो, अभी देखो तो। अरे और- आप बोल रहे हैं कि उतना नहीं जाएगा, फिर नीचे गिर गया तो फिर छोड़ दो। वही तो समझ में नहीं आ रहा। वो एक ही रेंज बाउंड होके चल रहा है, उतना जितना में लिया हुआ है वो उतना में ही चल रहा है अभी भी। होल्डिंग कितने का है? अच्छा होल्डिंग का क्या किया? होल्डिंग को छोड़ बेच दिए सारे के सारे? हम तो कुछ नहीं किए है उसके ठीक बाद। है, मत करो, कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत करेक्शन होने तो दिक्कत नहीं। कॉल ऑप्शन का बोल रहा है। ऑप्शंस का देखो, अगर क्योंकि थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा मार्केट, अगर बूस्ट मिल गया ना रेपो रेट वगैरह में, मेरे हिसाब से अगर रिस्क लेने का मन नहीं है तो निकल जाओ बाद में कर। गिरने का चांस है मतलब। हाँ, तीन चारों तरफ थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट हुआ है ना। ऐसे अभी तो देखो जापान और अमेरिका का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो रहा है मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन बांग्लादेश प्रॉब्लम क्या करेगा वो थोड़ा चिंता कर। ऐसे बांग्लादेश इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट अगर वार सिचुएशन क्रिएट होगा तो ये थोड़ा सा चिंता है और कुछ, क्योंकि शेख हसीना भाग गया। 900 प्रॉफिट में चला था, हम एवरेज करने के चक्कर में 1000 तक जाने के लिए रुके हुए थे। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर प्रॉब्लम लग रहा है ना, रिस्क लेने का मन नहीं है तो निकल जाओ। ठीक है सर। ओके सर, सर, बाय। बाय बाय।